हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार मैथ क्लासेज छपरा से। आज आप लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। आज आप लोग को प्रोबेबिलिटी का संपूर्ण कंसेप्ट को आपको समझाएंगे। प्रोबेबिलिटी काफ़ी आसान चैप्टर है, थोड़ा सा भी आप लोग अच्छा से देख लीजिए। आज के वीडियो आप लोग देखने के बाद प्रोबेबिलिटी कभी ये मत नहीं कहिएगा कि प्रोबेबिलिटी हम लोग को नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आया। तो आज आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का पूरी तरह 100% आपको कंसेप्ट बताने वाले हैं। अब प्रोबेबिलिटी आपको एग्जाम में कम से कम पूछेगा। देखिए, सिलेबस आप लोग का जो 12th का है वह 10 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी का सिलेबस है। हम लोग का जो प्रायिकता का कंडीशन है वह सीधे डबल हम लोग का। अभी के डेट में आप लोगों को 200 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी है, तो 10 मार्क्स को डबल कर दीजिएगा, मतलब आप लोग को प्रोबेबिलिटी कम से कम पूछेगा तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट देखने के लिए आपको ये 30 मिनट का वीडियो काफ़ी है। 30 मिनट के वीडियो के बाद आप प्रोबेबिलिटी 100% आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी आखिर होता क्या है, प्रोबेबिलिटी में करना क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी का आखिर कंसेप्ट क्या है। इन सभी चीज़ों पर विस्तार रूप से आपको चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। नाम आप लोग काफ़ी सुने होंगे, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रायिकता, और आप लोग को 10th में भी मिला होगा। तो चलिए, ये प्रोबेबिलिटी आप लोग को एग्जाम में कम से कम 20 मार्क्स का पूछने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, 2 मार्क्स में भी मिलेगा और 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन हमेशा रहता है। ठीक है, तो आपको ये तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से मिल सकता है। तो चलिए, आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का आपको जीरो कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से, जो आप लोग 10th में पढ़े थे वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कोई भी प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यह यादृच्छिक परीक्षण किया जाता है। तो यादृच्छिक परीक्षण में क्या करना रहता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना रहता है। जैसे एक सिक्का को हम फेंके, तो एक सिक्का को फेंकेंगे तो हमारा ये जरूरी नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये दोनों कंडीशन आ सकता है। तो यही जो परीक्षण हुआ, यह परीक्षण कहलाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक परीक्षण। क्योंकि यह रैंडम है, क्या आएगा रिजल्ट ये पता हम लोग को नहीं है। एक पासे को फेंकिएगा तो क्या आएगा आपको फिक्स है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5th भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कोई भी रिजल्ट आ सकता है, कोई फिक्स वाला बात। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए, जो आप लोग पासा को फेंके, एक ताश के गड्डी से एक पत्ता को खींचे, तो ये जो आप खींचने के जो काम किए उसमें से क्या खींचे ये तो पता नहीं है। तो ये जो पता नहीं है, इसी चीज को बोलते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट किए हैं या आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किए हैं, बिना देखे आप इस चीज को खींचे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यादृच्छिक परीक्षण। तो प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला पॉइंट है कि आपको यादृच्छिक परीक्षण, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन कहता है सिंपल स्पेस। तो सिंपल स्पेस के कंडीशन में प्रति 10 समष्टि होता है। तो प्रति 10 समष्टि के कंडीशन में जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के ऑल कंडीशन का जो सेट होता है वो आपको प्रति 10 समष्टि कहलाता है, सिंपल स्पेस कहलाता है। जैसे एक सिक्के को हम फेंके तो क्या क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल। तो ये दोनों को एक साथ जो लिखेंगे टोटल कंडीशन को, उसी को बोलते हैं सिंपल स्पेस। एक पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, इन 6 कंडीशन को बोलेंगे ये सिंपल स्पेस। और उसी के संख्या को दर्शाने के लिए NS का यूज करते हैं, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो पासे को फेंकेंगे तो 6 कंडीशन, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस पूछेंगे पासे में कितना है, तो 6 है। पूछेंगे क्वाइन में, एक क्वाइन को फेंका गया है तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना, तो हेड या टेल, तो संख्या कितना, तो 2। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस दर्शाने के लिए NS का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इवेंट। इवेंट का मतलब जो घटना घटने वाला है। जैसे हम कहें कि हेड आने की कंडीशन, तो हेड आने वाला जो कंडीशन हुआ ये इवेंट कहलाएगा। क्वेश्चन में कहेंगे एक पासे पर इवेंट नंबर आने की घटना, तो
तो इवन नंबर में 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये तीनों घटना आने की, तीनों संख्या आने की जो कंडीशन होगा उसी को बोलेंगे घटना, अर्थात इवन नंबर आने की घटना। ठीक है, तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट होता है। मतलब जो घटना पूछा जाता है उस घटना का संख्या होना चाहिए, अब बट नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होना चाहिए, मतलब टोटल कंडीशन। जैसे हम कहें कि क्या एक पासे पर सम संख्या आने की प्रयोज्यता, तो सम संख्या के लिए देखिए 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6, तो इसका संख्या कितना हुआ 3, तो संख्या 3 हुआ तो उस पर 3। और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 कंडीशन आ सकता है, तो इस 6 कंडीशन को नीचे रख देंगे, अर्थात बोलेंगे सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2 है। बात समझ में आया आप लोग को। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको 2 चीज चाहिए। सबसे पहले जिस घटना का प्रोबेबिलिटी चाहिए उस घटना की संख्या को बटा टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, उस कंडीशन में जितना घटना घट सकता है, जितना पॉसिबिलिटी है घटना का, उन सभी को नीचे रख लेते हैं, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। और जिस घटना का प्रोबेबिलिटी लाना है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो जो मान मिलता है वह प्रोबेबिलिटी कहलाता है। समझ में आया आप लोग को प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान भी आ जाता होगा कि 10th में जो पढ़े थे वही काम है। तो ये हो गया हम लोग का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है। अगर 0 और 1 से ज्यादा है तो वह प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है ही नहीं। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच होना चाहिए, 0 और 1 के बीच। 0 कब होगा प्रोबेबिलिटी, तो देखिए इम्पॉसिबल कंडीशन में 0 प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे एक डाइस को हम फेंके और कहें कि 8 आ जाए, तो एक डाइस पर कभी 8 आएगा, तो एक डाइस पर कभी 8 नहीं आएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 0। क्योंकि 0 कभी आ ही नहीं, 8 कभी आ ही नहीं सकता है, तो 8 नहीं आ सकता है, तो उस तरह के कंडीशन में इम्पॉसिबल कंडीशन है। तो इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या हो जाता है, 0 प्रोबेबिलिटी होता है। 1 एक ऐसा कॉइन हम लोग बनाए जिसके दोनों साइड हेड ही हो। अब उसको जब भी हम टच करेंगे ऑलवेज हेड आएगा, हमेशा हेड ही आएगा। तब पूछेंगे कि हेड आने की कितना प्रयोज्यता, तो हेड आने की 1 प्रयोज्यता। क्योंकि जब भी फेंकेंगे हेड ही आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड हेड ही है। तो इस तरह का जब सर्टेन इवेंट हो, सर्टेन मतलब फिक्स कर दिया जाएगा, निश्चित कर दिया जाएगा कि हेड ही आएगा, ठीक है ना, तो इस तरह के घटना का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। समझ में आया आप लोग को। तो 1 प्रोबेबिलिटी कब, जब निश्चित कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए प्रोबेबिलिटी, तब क्या होता है, उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहना चाहिए। और 0-1 कब होगा, जब 1 तब होगा जब सर्टेन हो, और 0 कब होगा, जब इम्पॉसिबल हो। क्लियर रहेगा। हाँ, दोनों प्रोबेबिलिटी का एडिशन इक्वल टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी होने का, अब प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, तब प्रोबेबिलिटी आने का और नहीं आने का, दोनों ही कंडीशन का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। तब प्रोबेबिलिटी होने और नहीं होने का इक्वल टू क्या होता है, ये आप लोगों को 10th में भी मिला होगा। ठीक है, 11th में भी पढ़ना था प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा, तो उसमें ये सब यूज करना था। ये सब जरा पॉइंट है, सारा के सारा यूज करना था। चले आइए अब एडिशन रूल, उसके बाद आपको मिल जाता है एडिशन रूल। तो एडिशन रूल के कंडीशन में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। हाँ, ये अगर आप वर्ड प्रॉब्लम देखते होंगे तो हिंदी में या लिखता है, इंग्लिश में और लिखता है, ठीक है ना, यूनियन का काम करता है, ठीक है ना। तब जब भी एडिशन रूल के कंडीशन हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस एफ आप तब यूज करिएगा जब क्वेश्चन में कहेगा ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जब क्वेश्चन में कहेगा ई और एफ परस्पर अपवर्जी है, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। परस्पर अपवर्जी का मतलब होता है ना, ई इंटरसेक्शन एफ का मान फाई है, मतलब इन दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह के कंडीशन में जब आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेगा तो इंटरसेक्शन, ओरिजिनल देखिए फार्मूला ये होता है, यूनियन का ओरिजिनल जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है। ठीक है ना, ये आपका जो प्योर जो फॉर्मूला होता है वो होता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में लगा देता है कि परस्पर अपवर्जी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के कंडीशन में इंटरसेक्शन का मान क्या हो जाता है, 0। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, 0। इसलिए ये हट जाता है और सिर्फ यही मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर क्वेश्चन में ये बात नहीं बोलेगा कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इस तरह के कंडीशन में आपको ये फुल फार्मूला लिखना होगा। तो फुल फार्मूला कब लिखिएगा और एडिशन के रूप में कब दिखाइएगा, तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेगा क्वेश्चन में तो ये वाला दिखाइएगा। अब जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहेगा तो वहां आप प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला यूज करिएगा। समझ में आया आप लोग को? तो ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, चूंकि ई भी देखिए यूनियन ही है और ई भी यूनियन ही है, लेकिन दोनों में कब कहां कौन यूज करेंगे ये कंसेप्ट आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया। चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फिक्स है कि इन दोनों पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सही सही बनाइएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन गलत बनने के चांस है, समझ में नहीं आएगा, कहिएगा प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल है, जो इसका रूल है आप अच्छा से याद रखिए, 100% क्वेश्चन बनेगा। मेरा दावा है कि 100% क्वेश्चन जो बताएंगे उस कंसेप्ट को आप लोग फॉलो करिएगा, 100% सही सही कोई भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए लोग, क्वेश्चन भी आप लोग को दिखाएंगे कि इस पर क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन बाकी जो भी 7-8 दिन टाइम बचा है, 7-8 दिन में केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, प्रैक्टिस करिए, खुद से करते हैं तो और बेटर, और नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चनों का कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम खुद ही कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले थ्योरी क्लियर करिए। देखिए क्वेश्चन तभी बनेगा जब थ्योरी आप लोग को क्लियर होगा, जब थ्योरी ही क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम है कि थ्योरी को, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए 100%। हाँ, दूसरा कंडीशन आप लोग को मल्टीप्लीकेशन रूल पर मिलेगा। तो मल्टीप्लीकेशन रूल के कंडीशन में क्या करना रहता है, तो मल्टीप्लीकेशन रूल के कंडीशन में इंटरसेक्शन, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में भाषा का काम यूज करेगा तो यहां हिंदी में तथा बोल सकते हैं, एवं बोल सकता है, इंग्लिश में एंड बोल सकता है। ठीक है, तो जब भी या बोथ भी बोले तब भी वहां समझिए इंटरसेक्शन ही है। जब इस तरह का वर्ड आपको कहीं भी देखने को मिल जाए भाषा के कंडीशन में तो समझिए वहां इंटरसेक्शन का काम किया करना है। ठीक है, इंटरसेक्शन के कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू एफ आप तब यूज करिएगा जब क्वेश्चन में कहेगा ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्वेश्चन में ये बात बोलेगा कि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट जब भी कहेगा तो समझ जाइए वहां क्या कर देना है, ये इंटरसेक्शन के बदला में इनटू कर देना है। समझ में आया? तो जब भी इंडिपेंडेंट कहेगा तब, ई और एफ स्वतंत्र घटना कहेगा तब। एक और एग्जांपल यहां दिए हैं, फॉर्मूला 3 दे दिया गया है, ई भी, एफ भी, जी भी। तो अगर इसमें इंडिपेंडेंट कहा जाएगा तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जहां भी वर्ड इस तरह का आ जाए कि इंडिपेंडेंट, वहां जो भी आप लोग को दिया रहता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए उसको मल्टीपुल में लिख देते हैं, और जो मान दिया रहेगा उसको डालिए, सॉल्व करिए, आराम से आसानी से आंसर ला सकते हैं। अगर ये वर्ड नहीं कहेगा कि इंडिपेंडेंट वर्ड का कोई भी क्वेश्चन में चर्चा न हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में चर्चा नहीं किया है कि इंडिपेंडेंट है, तो इस तरह के कंडीशन में आपको ये पूरा फुल फार्मूला लिखना पड़ेगा। ये फुल फार्मूला कब लिखिएगा, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोले। ठीक है, तो कुछ भी नहीं बोलने के कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हो जाता है। कब, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेगा तब। ठीक है, हाँ, उसके बाद आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, देखिए इसमें भाषा में कह देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
वेयर बी इज ऑलरेडी हैपेन। ए का प्रयोक्ता पूछता है और बी कहता है ऑलरेडी हो चुका है, तो जो घटना हो चुका रहता है उसको नीचे, और जिसका प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसको ऊपर। और फार्मूला सिंपल है, ऊपर इंटरसेक्शन को और जो नीचे है उसका प्रोबेबिलिटी नीचे। तो ऊपर इंटरसेक्शन वाला मान को लिख देना है और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्वेश्चन में आप लोग को ये सब मान दिया रहेगा। जैसे इसमें 3 कंडीशन है, 1 2 3, तो आपको 2 कंडीशन क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन कंडीशन में गिवन मिलेगा, तो तीसरा का मान आप फाइंड कर सकते हैं। ये भी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो बी बाई ए के कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी हैपेन है, बी का प्रयोक्ता निकालना है, ए पहले ही हो चुका है, तो जो प्रोबेबिलिटी पहले से ही ऑलरेडी हो चुका हो उसका प्रयोक्ता बाद में, और जिसका प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसको ऊपर कर देते हैं, आज जो हो चुका रहता है उसको नीचे। अब फार्मूला सिंपल है, ऊपर वो इंटरसेक्शन और नीचे सिर्फ ए। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी जो भी चीज आपको यहां बताया गया वो सारा प्रोबेबिलिटी क्लियर है। इन सभी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पूरी तरह क्लियर रखिएगा लोग। क्वेश्चन 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, हर कंडीशन में क्वेश्चन पूछने का फुल चांस रहता है। ठीक है, तो इन सभी प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो आगे बचा हुआ नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसको समझाते हैं। प्रोबेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन जरूर कराएंगे। ठीक है, इस चीज को नोट कीजिए लोग। चलिए देखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट कंसेप्ट। तो अगला कंसेप्ट जो आप लोग को प्रोबेबिलिटी पूछता है उसमें बोलता है संपूर्ण प्रयोक्ता, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है। ठीक है ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के कंडीशन में आप लोग को प्रोबेबिलिटी पूछेगा, लेकिन उसके साथ आपको कंडीशन लगाएगा। जैसे देखिए एक ये बैग 1 दे दिया, बैग 1 में 3 रेड 2 वाइट बॉल है। एक बैग 2 दे देगा जिसमें 5 वाइट 3 रेड बॉल है। बैग 3 दे देगा जिसमें 2 वाइट और 5 रेड है। ठीक है, इस रेड और वाइट बॉल का क्या कर दिया, 3 गो बैग दे दिया। और आपसे क्वेश्चन कहेगा कि रेड बॉल होने की प्रयोक्ता बताइए, व्हाइट बॉल होने की प्रयोक्ता बताइए, 1 व्हाइट बॉल होने की प्रयोक्ता बताइए, 2 व्हाइट बॉल होने की प्रयोक्ता बताइए। तब देखिए व्हाइट बॉल होने की प्रयोक्ता, तो ये आपको व्हाइट बॉल निकलने की प्रयोक्ता पूछा जा रहा है। अब आपका व्हाइट बॉल बैग 1 से भी हो सकता है, तो इससे निकालने की प्रयोक्ता भी लिखना पड़ेगा। पहले तो इसमें क्या करना होगा, आपको बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि बैग 1 से निकाल रहे हैं कि बैग 2 से निकाल रहे हैं कि बैग 3 से निकाल रहे हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, बैग को सिलेक्ट करेंगे। तो 3 बैग है, उसमें से एक बैग सिलेक्ट करना है, तो 1/3 हो जाएगा। तो सबसे पहले यह इवन बैग को सिलेक्ट करने का तरीका हो जाएगा। और जब बैग 1 सिलेक्ट कर लीजिएगा तब व्हाइट बॉल निकलने के प्रयोक्ता, तो व्हाइट कितना में से निकलेगा, तो 2 में से निकलेगा, तो 2C1 हो जाएगा। नीचे टोटल क्या हो जाएगा, 5C1 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, व्हाइट बॉल निकलने के लिए फर्स्ट बैग से व्हाइट बॉल होने की प्रयोक्ता हो जाएगा। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि बैग 2 सिलेक्ट हो, तब बैग 2 सिलेक्ट होने का प्रयोक्ता 1/3 हो जाएगा। और फिर उसका प्रोबेबिलिटी, तो इसमें व्हाइट बॉल को है 5 गो है, 5 गो में से 1 व्हाइट बॉल चाहिए, तो 5C1 और टोटल 8C1 बटा में कर देंगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ हो जाएगा। फिर इस तरह थर्ड वाला, तो थर्ड बैग में से होने की प्रयोक्ता भी हो सकता है। तो थर्ड बैग पहले सिलेक्ट करने का तरीका होगा, तो 1/3 और फिर इसमें से व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल का संख्या जितना होगा उतना में से निकाल लेंगे। बात समझ में? तो यहाँ प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहता है जितना कंडीशन दिया रहेगा हर एक से प्रोबेबिलिटी होने की संभावना है, तो इसी को बोलते हैं संपूर्ण प्रयोक्ता। तो संपूर्ण प्रयोक्ता कब होता है, कब यूज करते हैं, समझ में आया? प्रोबेबिलिटी होने की घटना पूछ देगा कि व्हाइट बॉल चाहिए, रेड बॉल चाहिए। अब रेड बॉल बैग 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है,
तो ये हो जाता है E1 E2 E3 कंडीशन। और रेड बॉल, तो रेड बॉल सबसे हो सकता है, सब में दिया है, तो फर्स्ट वाला से भी रेड बॉल हो सकता है, सेकंड से भी हो सकता है। तो देखिए ये कंसेप्ट यही बता रहा है कि जब E1 सिलेक्ट हो चुका है, मतलब बेग 1 जब सिलेक्ट हो चुका है, तब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का कंडीशन, रेड बॉल होने का प्रीकता। जब E2 सिलेक्ट हो जाएगा, बेग E2 सिलेक्ट हो जाए, तब रेड बॉल निकलने की प्रीकता। जब E3 सिलेक्ट हो जाए, तब रेड बॉल निकलने की प्रीकता। तो इस तरह आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कैसे फाइंड करते हैं, किस कंसेप्ट पर यूज करते हैं, समझ में आया आप लोग को। कंडीशन दिया रहेगा, तब आपसे पूछा जाएगा क्या कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दीजिएगा। तो यहाँ आप लोग टोटल प्रीकता फाइंड करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वेज थ्योरम। ये भी आपको एग्जाम में कितना बार पूछा जा सकता है, चुका है, ठीक है ना। ये वेज थ्योरम भी आपको एग्जाम में मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बताने के लिए देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पहले ही रिजल्ट बता देगा कि हमारा जो गेंद प्राप्त हुआ है वह रेड प्राप्त हुआ है। ये पहले ही बता देगा कि हमको एक गेंद रेड मिल चुका है। पहले जो हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, रेड बॉल निकलने की प्रीकता फाइंड करते थे, इसमें क्या होगा, ऑलरेडी बता देगा कि रेड बॉल आपको मिल चुका है। तब कहेगा कि बेग 1 से होने की प्रीकता क्या क्या संभावना है, बेग 2 से होने की प्रीकता निकालिए, बेग 3 से निकलने की प्रीकता निकाले। तो जिससे प्रीकता पूछेगा बेग 1 से, तो बेग 1 को ऊपर कर देंगे। क्वेश्चन में कहेगा बेग 2 से प्रीकता होने के लिए, तो यहां 2 कर देंगे और नीचे वाला टोटल। क्वेश्चन में कहेगा बेग 3 से होने की प्रीकता, तो यहां 3 कर दीजिएगा। तो 3 वाला प्रोबेबिलिटी को ऊपर और टोटल वाला नीचे। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आया आप लोग को। तो बहुत ही सिंपल है वेज थ्योरम भी बनाना। जैसे इसी कंडीशन में हम लोग को क्वेश्चन में कह देगा कि हम एक बॉल निकाले हैं, वह रेड बॉल है। कैसा बॉल है, रेड बॉल है। तो रेड बॉल हम लोग को पहले ही से मिल गया है, रेड बॉल, ठीक है ना। और क्वेश्चन में कहा दे बेग 2 से होने की प्रीकता। तो जब भी बेग 2 से होने की प्रीकता कहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कर लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई A2 कर लीजिएगा। अगर 1 कहता तो यहां 1 रख देते हैं। और नीचे वाला टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल कंडीशन मतलब प्रोबेबिलिटी A से भी हो सकता है, A1 A बाई A1, प्रोबेबिलिटी A2 A बाई A2, प्रोबेबिलिटी A3 और प्रोबेबिलिटी A बाई A3। तो ये टोटल कंडीशन 3 कंडीशन है, तो तीनों कंडीशन को टोटल, ये फार्मूला में n तक दिखाया गया है। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 2 यूज होता है और नहीं तो 3 यूज होता है। तो 2 और 3 ही सिर्फ यूज आता है, ठीक है। इससे ज़्यादा वाला प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा नहीं जाता है। तो देखिए इसमें सिंपल सा प्रोबेबिलिटी, पहले तो A2 क्या है, बेग सिलेक्ट करने वाला। तो देखिए 3 बेग है, तो 3 बेग को सिलेक्ट करने का तरीका, A1 1/3, A2 1/3, A3 1/3। तो ये बेग सिलेक्ट करने का A1 A2 A3 पता चल गया, ठीक है। मान भी लेंगे, माना A1 बेग 1 सिलेक्ट करने का तरीका है, A2 बेग 2 सिलेक्ट करने का तरीका है, A3 बेग 3 सिलेक्ट करने का तरीका। तो इस बात को आप लिख के भी दर्शा देंगे, ठीक है, A1 A2 A3। हाँ, उसके बाद देखिए इसमें हम लोग को रेड बॉल चाहिए। तो रेड बॉल निकलने की प्रीकता आपको निकालना पड़ेगा। तो रेड बॉल निकलने की प्रीकता मतलब A बाई A1। तो फर्स्ट वाला सिलेक्ट हो चुका है, तब रेड बॉल, तो रेड बॉल कितना है, 3 है, तो 3C1 हो जाएगा। और टोटल कितना है, तो टोटल 5C1 है, अर्थात 3/5 मिल जाएगा। फर्स्ट वाला A बाई A1 का मान कितना आ गया, 3/5। A2 भी हो सकता है, तो A2 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, A बाई A2। तो इससे भी रेड बॉल होने की प्रीकता बता दीजिए। तो 3C1 और टोटल कितना है, तो 5C1 है, तो 3/8 है। टोटल 3 और 5 8 है ना, तो 8 हो जाएगा। फिर थर्ड वाला में A बाई A3 लिख देंगे। तो A बाई A3 मतलब इससे रेड बॉल, तो रेड बॉल 5C1 है और टोटल कितना है,
तो 7C 1 है, तो 5 बाई क्या आ गया 7। अब सबका प्रोबेबिलिटी मिल गया है, अब सबका प्रोबेबिलिटी मिल गया है तो फार्मूला में डाल देंगे। तो फार्मूला यही ना है हम लोग का। प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा था, A2 का, तो A2 को ऊपर रखेंगे। अगर A3 पूछता तो A3 को ऊपर रख देते, तो जिसका प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसी को ऊपर रखना है। तो A2 का पूछा है तो A2, जरा बताइए लोग, A2 का मान 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A2 का मान यहाँ 3/8 है। टोटल के लिए कंडीशन, तो A1 का मान 1/3 लिखेंगे। A/A1 का प्रोबेबिलिटी तो 3/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, तो A2 का मान भी 1/3 है और A/A2 का मान 3/8 है, 1/3 है और 3 का मान 5/7 है। अब ये कैलकुलेशन कर लीजिए, जो मान मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वही चीज कहलाएगा वेज थ्योरम। तो वेज थ्योरम कब और कहाँ यूज करते हैं समझ में आया। वेज थ्योरम के कंडीशन में रिजल्टेंट पहले बता देगा कि रेड बॉल प्राप्त हो चुका है, व्हाइट बॉल प्राप्त हो चुका है, ये कंडीशन पहले आपको बता देगा और पीछे जाके पूछेगा कि बेग 1 से होने की प्रयोक्ता, कि बेग 2 से होने की प्रयोक्ता, कि बेग 3 से होने की प्रयोक्ता, ये बाद में पूछेगा। ठीक है, तो वहां समझिए कि यहाँ पर हम लोग को वेज थ्योरम का इस्तेमाल करना है। समझ में आया वेज थ्योरम का कंसेप्ट। आप लोग को इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन में कहेगा ए भी नहीं बी भी नहीं, तो 1 में से इंटर यूनियन को घटा देंगे। जब दोनों का कंडीशन नहीं वाला हो तो 1 में से यूनियन घटा देंगे। अगर यूनियन का कंडीशन में कह रहा है ए भी नहीं या बी भी नहीं, तो 1 में से इंटरसेक्शन वाला को घटा देंगे। इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन को घटाएंगे, यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन घटाएंगे। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला होगा उसके अनुसार अपना लगाइएगा। हाँ देखिए, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन में कह देगा ए और बी स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र के कंडीशन में गुना कर दीजिएगा ए डैश इंटू बी डैश। तो जब भी इंडिपेंडेंट कहेगा गुना कर दीजिएगा। ए डैश कैसे फाइंड करते हैं, तो 1 में से ए को घटा लेते हैं। बी डैश कैसे फाइंड करते हैं, तो 1 में से बी को फाइंड घटा देते हैं, तो ये हो जाता है ए डैश और बी डैश का मान। समझ में आया। तो ये था आप लोग को टोटल प्रोबेबिलिटी और वेज थ्योरम। अब इसके बाद आप लोग को बच गया है रैंडम वेरिएबल वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। तो 2 टाइप और बच गया है। तो इसके बाद आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए लोग, अच्छा से देख लीजिए लोग। तो इसके बाद बचा हुआ 2 प्रोबेबिलिटी, उसको भी समझा देते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए लोग, अब देखते हैं बाकी के जो प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आप लोगों को बता रहे हैं। और ये भी कंसेप्ट बहुत ही आसान है, केवल आप क्लास वीडियो देखते रहिए लोग। 100% प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर करेंगे और आप लोग को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आप लोग देखिए लोग। सबसे पहला जो कंडीशन है वह हम लोग को रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना रहता है, दृच्छिक चर और प्रयोक्ता बंटन। इसमें एक क्वाइन टॉस 3 टाइम, एक क्वाइन को आप 3 बार टॉस करते हैं। तो 3 बार टॉस करते हैं तो क्या क्या घटना घट सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसी चीज को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। जैसे हम कहें कि एक सिक्के को 3 बार उछाले तो हेड आने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, उसके लिए प्रयोक्ता बंटन बताइए। तो इसमें सबसे पहले रैंडम वेरिएबल बताना पड़ेगा। अब हेड आने की कंडीशन पूछा जा रहा है, तो बताइए एक सिक्के को 3 बार उछाले हैं, तो बताइए क्या जरूरी है कि फर्स्ट बार हेड आया होगा, सेकेंड बार हेड आया, थर्ड बार हेड आया, क्या ये जरूरी है? जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक भी बार हेड नहीं आए। तो एक भी बार नहीं हेड आए, उस तरह के कंडीशन में 0 प्रोबेबिलिटी, 0 रैंडम वेरिएबल 0 है। हो भी सकता है कि एक बार आ जाए, ये भी हो सकता है कि 3 बार उछाले तो एक बार हेड आया, 2 बार नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार हेड आए, ऐसा भी प्रयोक्ता बन सकता है कि 3 बार हेड आ जाए। तो हम लोग को एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, तो उछालने के बाद जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है उसी को रैंडम वेरिएबल के कंसेप्ट में लिखना है।
जिसमें हम लोग को हेड के लिए काउंट करना है। तो हेड के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, उन्हीं सभी पॉसिबिलिटी को रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, यादृच्छिक चर बोलते हैं। जैसे हेड आने के लिए तो बताइए, एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या कोई ज़रूरी है कि हेड आएगा ही, नहीं भी आ सकता है, तो 0। ऐसा हो सकता है कि एक बार आए, उसको भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 2 बार आए, ऐसा हो सकता है कि 3 बार आए, क्या 4 बार भी आएगा? जब 3 बार उछाले हैं तो 4 बार कहाँ से आ जाएगा, इसलिए 1 2 3 बार ही आएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है, तब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है ना, फर्स्ट कंडीशन में रैंडम वेरिएबल को लिख देना है और सेकेंड कंडीशन में उन सभी का प्रोबेबिलिटी को लिख देना है। तो फर्स्ट कंडीशन में सभी रैंडम वेरिएबल जितना हो सकता है उन सभी को लिखना है और उस सभी का प्रायिकता लिख देना है नीचे। जैसे फर्स्ट वाला में कंडीशन है 0, तो 0 आने की प्रायिकता 0 के लिए, तो 0 के लिए फर्स्ट बार भी हेड नहीं आए, सेकेंड बार भी हेड नहीं आया और थर्ड बार में भी हेड नहीं आया। यही ना कंडीशन हो सकता है, फर्स्ट भी नहीं आया, सेकेंड भी नहीं आया, थर्ड भी नहीं आया। तो हेड नहीं आने की प्रायिकता कितना होता है, 1/2 1/2 1/2 अर्थात 1/8। तो नहीं आने का प्रायिकता हम लोग को जो होगा वह क्या होगा, 1/8 होगा। बात समझ में आया आप लोग को पूरी तरह? हाँ, सेकेंड कंडीशन में देखिए प्रोबेबिलिटी 1 के लिए बात हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी 1 में मतलब एक बार हेड आएगा, बाकी बार नहीं आएगा। तो इस तरह के प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी 1 के लिए तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट बार प्रोबेबिलिटी को सिक्का को फेंके और हेड आ गया और बाकी 2 टाइम नहीं आया, हेड नहीं आया, हेड नहीं आया। ठीक है, अब क्या जरूरी है कि फर्स्ट टाइम में हेड आएगा? सेकेंड टाइम में भी आ सकता है, थर्ड टाइम में भी आ सकता है। मतलब इसको हेड को एक बार बीच में भी से ले जा सकते हैं, एक बार लास्ट में भी ले सकते हैं। तो कितने तरीका से ये बदला बदली कर सकता है? तो 3 तरीका से बदला बदली कर सकता है। तो देखिए 1/2 1/2 1/2, आइए बदलाव कितने तरीका से हो सकता है? 3 तरह से हो सकता है, एक बार बीच में और एक बार लास्ट में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा 3/8, मतलब एक बार आने की प्रायिकता कितना होगा, 3/8 हो जाएगा। समझ में आया है? ऐसा भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी 2 बार आए और एक बार नहीं आए। तो ऐसा कंडीशन बन सकता है कि फर्स्ट बार आया, सेकेंड बार भी आया और थर्ड बार नहीं आया। क्या जरूरी है कि थर्ड बार नहीं आएगा? ये काम बीच में भी हो सकता है, ये काम स्टार्टिंग में भी हो सकता है। तो ये भी कितने तरीका से बदला बदली कर सकता है? तो 3 कंडीशन में भी कर सकता है। और प्रोबेबिलिटी होने का नहीं होने का 1/2 है और 3 तरीका से ये बदला बदली कर सकता है, इसलिए इसका भी प्रोबेबिलिटी 3/क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये लास्ट कंडीशन, तो लास्ट कंडीशन में 3 तो तीनों बार हेड आ जाए। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट बार भी हेड आ गया, सेकेंड बार भी हेड आ गया और थर्ड बार भी हेड आ गया। तो इन सभी का प्रोबेबिलिटी एक साथ लिख देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/8। तो ये जो एक बॉक्स में सजा दिए इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन। तो उन सभी प्रोबेबिलिटी को रैंडम वेरिएबल से मिलने वाला जितना प्रोबेबिलिटी हो को उन सभी को एक बॉक्स में सजा देते हैं, तो ये रैंडम वेरिएबल कहलाता है। रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। बात समझ में आया? तो रैंडम वेरिएबल का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आया? हाँ, एक और चीज, ये जो रैंडम वेरिएबल है वह हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब एक सिक्के को फेंकेंगे तो क्या -2 बार हेड आ गया का, -4 बार आएगा क्या? हमेशा पॉजिटिव होता है और नहीं आने के कंडीशन में 0 होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है। और देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी को ऐड करिएगा ना तो हमेशा 1 आता है। तो ये बात याद रखिए लोग कि सिग्मा PI का मान =1 होता है। मतलब ये सभी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर आएगा, तो 1 के बराबर आएगा।
तो बात समझ में आया। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इन सभी को जोड़ के भी देख सकते हैं कि 1 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए एलसीएम तो सब सेम ही ना है, तो यहाँ 1 है 3 है तो 4 4 3 7 और 1 8 8 बाई 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। और साथ में ये भी प्रोबेबिलिटी जानते हैं लोग कि प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो ये भी बात को ध्यान रखेंगे, इसमें भी ये फॉलो करेगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है और प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, इसमें एक चीज आ जाता है माध्य। तो माध्य के लिए बहुत ही सिंपल है। देखिए सिग्मा का मतलब होता है एडिशन करना, सभी जो भी मान है उन सभी को क्या कर देना, जोड़ देना। देखिए एक्स आई पी आई का मतलब होता है, एक्स आई मतलब ऊपर वाला 0 और पी आई मतलब उसका प्रोबेबिलिटी, एक्स आई मतलब 1, इसका प्रोबेबिलिटी तो 3/8, एक्स आई तो 2, इसका प्रोबेबिलिटी तो 3/8, 3 1/8। इन सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दीजिएगा तो इसी को बोलते हैं माध्य। इसको किससे दिखाया जाता है, सिग्मा से दिखाइए, स्मॉल सिग्मा है ना, तो सिग्मा से दिखाया जाता है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी को कैसे मीन फाइंड किया जाता है, समझ में आया माध्य। तो ये वेरिएबल और ये प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लाई, ये वेरिएबल ये प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो मीन प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए वेरिएंस, तो x का इस बार इसका स्क्वायर और ये प्रोबेबिलिटी से गुना, इसका स्क्वायर इसका प्रोबेबिलिटी से गुना, इसका स्क्वायर इस प्रोबेबिलिटी से गुना, इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से गुना और सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला काम हो जाएगा। और यहाँ जो माध्य पर फाइंड किए हैं उसका द होल स्क्वायर को घटा देंगे, यहाँ से जो मान मिलेगा वो चीज क्या कहलाएगा, वेरिएंस कहलाएगा, प्रसरण कहलाएगा। उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के कंडीशन में क्या हो जाता है, तो यहाँ से जो वेरिएंस का मान मिला है उसी का रूट अंडर मान निकाल दीजिए तो ये आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा, अर्थात मानक विचलन मिल जाएगा। तो जो प्रसरण आप निकाले रहिएगा उसी का रूट अंडर वाले मान को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। तो आप लोग को रैंडम वेरिएबल में यही सारा पॉइंट है जिसका यूज करके क्वेश्चन आपको बनाना रहता है। अब आप लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आप क्वेश्चन देखिए और खुद से प्रैक्टिस करिए, नहीं तो हम तो क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, तो अब चले आइए लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। लास्ट जो प्रोबेबिलिटी बच गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको बर्नौली थ्योरम भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले P इज सक्सेस इवेंट होता है, मतलब सफल घटना। Q अनसक्सेस इवेंट मतलब असफल घटना। ठीक है, N इसमें जो होता है नंबर ऑफ ट्रायल होता है, परीक्षणों की संख्या होता है। जैसे हम फेंकेंगे कि एक पासे को 5 बार फेंका गया तो परीक्षण कितना बार किया गया, तो 5 बार किया गया, तो ये नंबर ऑफ ट्रायल्स कहलाएगा। ठीक है, अब उसमें कहेंगे कि 2 बार 6 आने की प्रीकता ज्ञात करिए, तो ये सफल घटना फाइंड करने की प्रीकता पूछा जा रहा है। तो सफल घटना क्या है 6 आने के लिए, तो 6 आने की प्रीकता, तो एक पासे को फेंकेंगे तो 6 क्या आ सकता है 1/6। एक ही तो 6 है तो 1 और टोटल नीचे तो 1/6 हो जाएगा। अनसक्सेस तो नहीं आने वाला तो 5/6 हो जाएगा, तो अनसक्सेस हो जाएगा और इस फॉर्मूला में डाल देंगे। तो चलिए देखिए एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। एक पासे को 5 बार फेंक रहे हैं, पासा को कितना बार फेंक रहे हैं 5 बार, तो नंबर ऑफ ट्रायल का संख्या कितना हो गया 5। अब 6 आने की घटना को बोलते हैं कि सफल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P का मान क्या हो जाएगा 1/6 और नहीं आने की अनसक्सेस, तो बाकी नहीं आने वाला कौन को घटना हो जाएगा तो 5/6। तो ये अनसक्सेस हो गया, ये सक्सेस हो गया। ठीक है, अब कितना बार आपको प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, तो 2 बार सक्सेस होना की चाहिए, तो हमको R का मान चाहिए कितना 2 बार 6 आने की हमको प्रीकता चाहिए। तो इस फॉर्मूला में डाल देंगे लोग, N का मान यहां से ले लेंगे 5, C R का मान कितना ले लेंगे 2 बार ही सफल होना के लिए चाहिए हम लोग को। P का मान 1/6 रख लेंगे और R का मान तो 2 और नहीं आने के लिए तो 5/6
6 का द होल पावर 5 माइनस 2। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए लोग आप लोग। अब इस प्रोबेबिलिटी को आप बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आंसर वही क्या हो जाएगा, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व आप जिस मेथड से भी कर दीजिए, आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक है ना। एनसीआर का मान फार्मूला लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे, जो मान आएगा वह क्या कहलाएगा, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का मान में आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस भी हम करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को थ्योरी का कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर कर लीजिए लोग, फिर क्वेश्चन आप लोग को दिखाएंगे। हाँ, इसमें भी आप लोग को माध्य पूछा जा सकता है, तो एन और पी को गुना कर देंगे, एन और पी को गुना कर देंगे तो माध्य निकल जाता है, एन पी क्यू को गुना कर देंगे तो वेरिएंस निकल जाता है, और एन पी क्यू का रूट ले लेंगे तो वो जो मान मिलेगा वह स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाएगा, मानक विचलन कहलाएगा। तो ये है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया। आप लोग को द्विपद बंटन बोलते हैं, इस पर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक आप लोग खोजिएगा तो इस टाइप पर भी क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन बैंक में हो, मॉडल पेपर में हो, जितना क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट हम आपको समझाए हैं, इस कंसेप्ट को वहाँ देखिए भी, फॉलो करिए, खुद से बनाइए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना खुद से बनाइए। फिर इसके बाद आप लोग का लास्ट पॉइंट जो बच गया है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन का कंसेप्ट बता देंगे, और पूरा आप लोग का 12th का 100% कंसेप्ट क्लियर करा दिए हैं। उसके बाद आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन हम लोग देखा जाएगा 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला। तो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए। जितना मेहनत करिएगा आप ही के लिए बेनिफिट होगा। एग्जाम में जाने से पहले आप लोग 1-2 बार सेट जरूर मान लीजिए, क्वेश्चन बैंक जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आप लोग का कॉन्फिडेंस बना रहे। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए लोग, और आप लोग चाहते हैं कि हम वीडियो आप लोग को बनाते रहें, आप लोग को सेवाएं करते रहें, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कराएं कि न कराएं। आप लोग कराए कहिएगा, तभी कमेंट नहीं करिएगा लोग तो हम भी छोड़ देने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट, हम ये देखना चाहते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखकर कितना सीरियस रहते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर आप लोग को हर एक, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं बीत जाता है तब तक आप लोग को सेवा पूरा 100% हम आपको समर्पण करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।